हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का जस्ट अफेयर चैनल पे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें जानना है, जो हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, वो है हमारे लिए व्हाट इज़ यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025। आप इसे दिमाग में डाल लीजिए। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है आने वाले समय में जिसमें आपसे ये सवाल ना पूछा जाएगा या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछे जाएँगे। तो इसलिए इसे हम लोग आज डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यूएन एनर्जी के बारे में। यूएन एनर्जी यानी यूनाइटेड नेशन का एक जो है मैकेनिज़्म है और ये मैकेनिज़्म इंट्रा एजेंसी के द्वारा है। इंट्रा एजेंसी यहाँ पे जो है क्या कर रही है, वर्क करेगी, कोलैबोरेशन का काम करेगी, एनर्जी फील्ड को ये क्या करेगी, एक्युमुलेट करेगी। अब इसको जो है डिराइव करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट बॉडी होगी वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, यानी यूएन के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जी सेक्टर्स में अलाइंड हैं उन सभी को एक कलेक्टिव फॉर्म में ला करके कोलैबोरेशन करके एक नई बॉडी स्टैब्लिश करना है, जो कि होगी हमारी क्या, जो कि एक तरह का बोर्ड की तरह काम करेगी। और इस बोर्ड के एक चीफ बनाए जाएंगे जो इन्हीं में से कोई एक होंगे और ये बॉडी सीईबी के नाम से जानी जाएगी, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन। राइट। तो ये सभी सेक्टर को कोऑर्डिनेट करेगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे मालूम चलेगा, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। ये एक हाई लेवल कमेटी होगी जो यूएन एनर्जी प्रोग्राम को पूरे वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट कराएगी। तो दो चीज़ें हमारी श्योर हो गई। पहली चीज़ तो हो गई यूएन एनर्जी कुछ होने वाला है जिसका टारगेट है 2025। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे कोई एक बोर्ड बनाया जा रहा है जिसमें सारे एनर्जी सेक्टर्स के लोगों को एक जगह लाया जाएगा। ये सेक्टर वाले लोग, जो ये सेक्टर के जो लोग हैं वो बेसिकली एनर्जी रिलेटेड कंपनी से हैं और बड़ी कोई बॉडी जो एनर्जी लेवल को प्रोवाइड करती हो। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसमें लगभग 30 जो है ग्लोबल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिस्पॉन्स है। आप देख रहे हो ना, मैं जैसे आपको बताई तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो सबकी डिसिप्लिन अलग है। तो हमें कलेक्टिव फॉर्म में लेके चलना है, यानी सबके डिसिप्लिन को भी लेके चलना है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी रिस्पॉन्स सिस्टम होगा। जो हमारा जो टारगेट है व्हाट इज दैट, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7, इसको पूरा करना है। राइट। 2030 तक इसका टारगेट हमने रखा है पेरिस क्लाइमेट चेंज में। पेरिस क्लाइमेट चेंज में हमने क्या कहा है कि एसडीजी का गोल नंबर 7 जो है हमारा, उसे हम अचीव करेंगे 2030 तक। और ये पूरे वर्ल्ड का टारगेट है, वर्ल्ड का टारगेट है। अ, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स करके दिखाना ही होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो अदर से प्रावधान है, जो पेनाल्टी वाला प्रावधान है, जो अदर्स ट्रेडिंग वाला प्रावधान है, वो काफ़ी ज़्यादा महँगा पड़ जाएगा डेवलपिंग नेशन के लिए। तो हमें यहाँ पे स्टेप लेने ही होंगे। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं 2025 का जो माइलस्टोन है, इसमें क्या-क्या कुछ इम्प्लीमेंट करना है, हमें किस चीज़ पे वर्क करना है, इसको देख लेते हैं। इसमें हमें 500 मिलियन से अधिक जो लोग हैं उनको हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है। पहली चीज़ तो ये है। सेकेंड चीज़ ये है कि हमें यूएस डॉलर 35 बिलियन का खर्च करना है। एनुअल इन्वेस्टमेंट होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज़ करने में। तो हमारा लगभग 35 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट होगा। आप कहिए तो समझिए इस तरह से कि इतने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में हमारा एनुअल जो खर्च होगा वो कुछ इस तरह का होगा। एंड सेकेंडली हमें जो है क्लीन एनर्जी जो है कुकिंग गैस के लिए प्रोवाइड करने में हमें 25 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च करना होगा। नाउ इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नो जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, न्यू कोलर पावर। ठीक है, तो ये आपको देखना है, न्यू प्लांट्स हमें लगाने हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि पाइपलाइन के थ्रू जो है 2021 के बाद ही ये स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे शहरों में, और वर्ल्ड वाइड पहले भी हो चुका है, भारत के अंदर भी बहुत सारे शहरों में हो चुका है, हो रहा है। पाइपलाइन के थ्रू जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, गैस सिलेंडर्स जो हम लोग लाते हैं, तो गैस जो है कनेक्शन घर में ही पाइपलाइन के थ्रू आना। 100% सोलर एनर्जी को इंक्रीमेंट करना, मॉडर्न एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी ये। और 1 बिलियन, यहाँ पे आप देखो एक सेकंड, अगर आप देखोगे तो 1 बिलियन की बात की जा रही है। यहाँ पे कुकिंग क्लीन जो है हमें कुकिंग क्लीन गैस प्रोवाइड कराना। कुकिंग गैस जो हमारा होता है वो क्लीन होना चाहिए, है ना। तो ये एक टारगेट है। उसके बाद डुएबल में हम देखें तो हमें क्या करना है, हमें दो काम करना है। एक तो हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है और जो है एनर्जी इफिशियंसी है, दोनों को लेके चलना है। मतलब
रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें काम करना है और एनर्जी इफ़िशियंसी पे काम करना है। उसके बाद जो है हमारा रीडायरेक्ट एक पॉइंट आता है। रीडायरेक्ट में हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल का जो है हम कंजम्पशन की जगह पे वहाँ पे हम सब्सिडीज़ देंगे कि जो फॉसिल फ्यूल का कम यूज़ करेंगे उनको हम सब्सिडाइज़ करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? लोग सोचेंगे चलो भैया ऐसा है फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोलियम का या डीज़ल का हम उपयोग करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन अगर कम उपयोग करते हैं तो सरकार हमें इंसेंटिवाइज़ करती है तो लोग कम यूज़ करेंगे। तो लोग यूज़ क्या करेंगे? फिर इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप एक तरह से इंसेंटिवाइज़ करके लोगों को स सब्सिडीज़ दे करके लोगों को आप क्या कर रहे हो? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मोल्ड कर रहे हो। सेकेंडली 30 मिलियन जॉब यहाँ पे क्रिएट होंगे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। अगर हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के थ्रू एनर्जी जनरेट करेंगे तो यहाँ पे रोज़गार के नए आयाम भी क्रिएट होंगे। नाउ यहाँ पे हम थोड़ी-सी बात करेंगे एक्सटेंडेड होकर के। हमने एसडीजी 2030 का देखा था कि एसडीजी 7 हमें अचीव करना है 2030 तक। क्या कुछ है इसमें? इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए एनर्जी कॉम्पैक्ट्स की बात करेंगे, वॉलंटरी, एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट्री क्या कुछ है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। मतलब बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? एसडीजी, एसडीजी 7, एसडीजी 7 क्या है हमारा? और 2030 तक हमें क्या करना है? इसे अचीव भी करना है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये एक इंक्लूसिव अम्ब्रेला प्रोग्राम है। ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और इसमें हमने देखा है कि हमें जो है अचीव करना है 2030 तक और इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने यूज़ करा है नेट ज़ीरो इमिशन 2050 तक। यानी 2050 तक हम कार्बन का इमिशन जो है वो नेट मतलब समझ रहे हो नेट 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 जो हमारा कार्बन इमिशन होता है 2050 तक उसको हम नलिफाइड कर दें। तो उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? वॉट को देख लेते हैं। तो वॉट में हमारा आ रहा है कि इसके लिए हमें वॉलंटरी कार्यक्रम चलाने होंगे। एसडीजी अचीव करने के लिए और नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए हमें कनेक्टिविटी चाहिए। हम अकेले नहीं ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए हमें एनर्जी का एक्सेसमेंट भी चाहिए कि अगर हम एक एनर्जी को छोड़े तो दूसरी एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का ट्रांजिशन भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ट्रांजिशन इंक्लूसिव ट्रांज़ैक्शन हो। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए कि कौन से एरिया में क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे है और सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो है फंडिंग। लैक ऑफ फंडिंग की वजह से ये सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, तो फंडिंग भी हमारा होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हू की अगर हम बात करें कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा एसडीजी 7 तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वॉलंटरी कार्यक्रम के थ्रू। अब वॉलंटरी कार्यक्रम में कौन-कौन से आते हैं? वॉलंटरी जो टर्म हमने यूज़ करा है, हू में वॉलंटरी आ रहा है और वॉलंटरी में कौन है? गवर्नमेंट्स है, बिज़नेस है, जो सिविलियंस है हमारे होते हैं, सिविल सोसाइटी होते हैं और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, मल्टी स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, एकेडमिया आ रहे हैं, राइट? यूथ आ रहे हैं, यूथ 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 इज़ इम्पोर्टेंट इंक्लूडिंग यूथ। विदाउट यूथ तो आज के टाइम में कोई भी जो हमारा ड्रीम है वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड या कम्युनिटी वाइज़ उसे हम अचीव ही नहीं कर सकते हैं। हाउ की बात करेंगे कि कैसे हम करने वाले हैं इसे, तो हम इसे करने वाले हैं नेशनल लेवल पे टारगेट रखना पड़ेगा और जो है हमारा क्या रखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड टारगेट रखना पड़ेगा और हम छोटे से जैसे मतलब हम अगर किसी एक छोटे एरिया का टारगेट रखें और इसे हम अचीव कर लिए तो हम क्या है धीरे धीरे एक बड़े एरिया का टारगेट अचीव करेंगे और वर्ल्ड वाइड हम टारगेट अचीव करेंगे तो ये हमारा टारगेट अचीव करने का रास्ता होगा। तो इसमें एक चीज़ आती है अलाइनमेंट। यहाँ पे हमें अलाइनमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? यहाँ पे हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कमिटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली हम कहेंगे वी नीड पॉलिसी, वी नीड फाइनेंस और वी नीड कमिटमेंट। पॉलिसी होगी और कमिटमेंट नहीं होगा तो भी नहीं अचीव हो सकता है। फाइनेंस अगर नहीं होगा तो भी अचीव नहीं हो सकता है। ठीक है? तो हमें कमिटमेंट के साथ-साथ पॉलिसी भी चाहिए और फाइनेंस भी चाहिए, तो हम ये कर पाएँगे। नाउ अब इसी को आगे प्रोसीड करते हुए जो करंट का मैटर जो न्यूज़ में चल रहा है, उसको देख लेते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये यू हैव टू नो। लेकिन इसका अभी करंट रिपरकल्सन आपको थोड़ा-सा इससे संबंधित कुछ करंट का मैटर देख लेते हैं। तो राजस्थान भारत में एक ऐसा राज्य बन चुका है जो 10 गीगावाट कैपेसिटी का सोलर एनर्जी उत्पन्न कर रहा है। राजस्थान इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जो सरपास कर चुका है 10 गीगावाट एनर्जी एक्यूमुलेट करने की जो कैपेसिटी है सोलर इंस्टॉलेंस के द्वारा ये इन्होंने प्राप्त कर ली है। अगर हम बात करें तो स्टेट के पास आज के टाइम में 32.5 गीगावाट का यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टॉलेशन हो चुका है, कैपेसिटी इतनी आ चुकी है। और राजस्थान के अंदर अगर हम एनर्जी की बात करें तो राजस्थान का जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन 55% जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी का वो थर्मल से है। थर्मल एनर्जी 43% में न्यूक्लियर एनर्जी आ रहा है, 2% हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो है सॉरी 2% में न्यूक्लियर एनर्जी है यहाँ पे और 43% हमारा जो है वो क्या है आपका थर्मल एनर्जी है और 55% हमारा जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है वो सोलर के द्वारा हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं
कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी उत्पन्न की जाती है वो थर्मल नहीं यानी कोल एनर्जी का उपयोग करके नहीं, बल्कि सोलर एनर्जी का उपयोग करके किया जा रहा है, वो भी 55%। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान का यहाँ पे बताया गया है, ये इंडिया का नहीं है, राजस्थान का है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो राजस्थान में ऐसा क्यों हो पाया कि राजस्थान 10 गीगावाट का जो अपना टारगेट था उसको सरपास करके 32 गीगावाट उत्पन्न कर पा रहा है। तो क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण ये है, देखिए सिंपली आप समझिए, राजस्थान जो है वो डेजर्ट वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो सोलर रेडिएशन होता है वो बड़ा कम होता है। मतलब रेडिएशन जो है वो क्या, सैंड में जो सनलाइट है वो लॉक होती है, वो वहाँ पे एनर्जी को एक्यूमुलेट करके रखते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंडली वहाँ पे क्या है ना कि जो लैंड्स हैं, ज़मीन जो है वहाँ पे ज़्यादातर सैंडी ज़मीन है, अवेबिलिटी है, और क्योंकि जो सैंडी ज़मीन है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, तो इसलिए काफ़ी स्पेस है स्टेट के अंदर। तो सोलर जो सिस्टम है उसे क्या है, पीवीज को इंस्टॉल्ड किया जा सकता आसानी से, क्योंकि स्थान काफ़ी खाली है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे फैक्टर हैं जिसके कारण से राजस्थान सोलर एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी हाई जाएगा। वैसे देखो राजस्थान काफ़ी हाई जाएगा, बट सम लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम अभी राजस्थान की बहुत तरीके से सोलर एनर्जी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमें जानना है मिशन 2070, ये क्या है? ग्रीन डील, ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है हमारे लिए। समझिए ये करंट भी है, अगर इसको हम सेग्रीगेट करें तो ये इन्वायरमेंट का है, राइट। तो हमें सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा स्टैटिक कम करंट कर देना है, ये इन्वायरमेंट का करंट स्टैटिक हो जा रहा है हमारा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो मिशन 2070 है हमारा, वो न्यू ग्रीन डील की बात कर रहा है, नेट जीरो इंडिया की बात कर रहा है। इसमें हमारे 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। 5 पॉइंट्स हमारा क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे लो कार्बन एनर्जी हमें क्या करना है, यूज़ करना है। दूसरा हमारा है ग्रीन मोबिलिटी। तीसरा हमारा है क्या करना है, थर्ड में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें डीकार्बोनाइजेशन करना है, यानी कार्बन को कम करना है। एनर्जी इंसेंट जो है मैं यहाँ पे इंटेंसिव जो है इंडस्ट्रीज़ की होती है उस वहाँ पे कार्बन का यूज़ कम करना है, मॉडर्नाइजेशन लाना है, टेक्नोलॉजी लाना है। और उसके बाद हमें ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सिटीज़ इस तरह की बनानी है जहाँ पे एनर्जी का हम यूज़ कर सके अच्छे तरीके से, सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, इस तरह का कुछ हमें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, ग्रीन सिटी को प्रमोट करना है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है, एंड सेकेंडली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, राइट। तो हमारा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो बहुत सारे राज्य अभी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी का पार्ट है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब नाउ इस चीज़ को, ये कहाँ से आ रहा है, ये मिशन 2070 की लिंक कहाँ से लग रही है वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, क्योंकि ये इंडिया का प्रोग्राम है, तो वर्ल्ड से क्या लिंक है? देखिए वर्ल्ड का अगर हम देखें यहाँ पे, तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जिसे हम WEF कहते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो है इसके जो CEO है उनका ही ये ध्येय है कि इंडिया के अंदर नेट जीरो लाया जाए। तो नेट जीरो लाया जाए, ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम आपको पता है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में वर्ल्ड वाइड के हायर जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, लीडर्स होते हैं, बिजनेस मैन होते हैं, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो इनका ये इनिशिएटिव है कि इंडिया के अंदर नेट जीरो लाया जाए, और प्रधानमंत्री ने इसके लिए कोलैबोरेट किया है WEF से, और यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो है इस पूरे के पूरे मिशन को 5 भाग में डिवाइड किया है, और उसका नाम उन्होंने रखा है पंचामृत। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचामृत भी आपसे पूछा जा सकता है, दीज आर दी फाइव, इसको और अच्छे से देख लेंगे हम। और इसके बाद हम देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है, जिसमें वो लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं, वो नेट जीरो इंडिया ला रहे हैं, और हमने इसी को मॉडिफाइड करके कर दिया मिशन 2070। हमारा टारगेट क्या है कि मिशन 2070, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत जो है कब, कौन से ईयर में नेट जीरो बन जाएगा, कार्बन का नेट जीरो हम कब करेंगे, 2070। तो उसके लिए हमारा जो मिशन है, मिशन 2070 है, अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया, ये पूरा नाम है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के शब्द में देख लेते हैं। तो इंडिया को रीच करना है, देखो ये तो 5 हमारे हो गए ना, ये हमारे 5 है लो कार्बन। तो अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देखना चाहेंगे। तो ये क्या हो रहा है, इंडिया को रीच करना है नॉन फॉसल फ्यूल जो हमारा एनर्जी है, ये कैपेसिटी को हमें नॉन फॉसल फ्यूल एनर्जी है, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम सब। तो ये हमें 500 गीगावाट करना है बाय 2030। उसके बाद हमें 50% जो हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है उसे रिन्यूएबल एनर्जी से ही मीट करना है बाय 2030। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे रिन्यूएबल एनर्जी से
हमें यूज़ करना है, 50% कम से कम 2030 तक। देखिए बहुत समय नहीं है हमारे पास, राइट? 8 साल के अंदर ये बड़े काम करने हैं हमें। उसके बाद रिड्यूस करना है टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन, जो अभी आज के डेट में कार्बन इमिशन हमारे द्वारा किया जाता है 1 साल के अंदर, उसे हमें कम करना है। 1 बिलियन टन्स जो है हम कम करेंगे टोटल 1 बिलियन टन जो है हमें कम करना है 2030 तक। तो आप समझिए काफ़ी बड़ा टारगेट है। हमारे जैसा डेवलपिंग नेशन के लिए काफ़ी बड़ा टारगेट ये वाला है। एंड नाउ सेकंड बात करेंगे, रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस 45%। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में अगर आपको इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उससे आप जीडीपी ग्रोथ करते हैं, लेकिन ये जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे होता है, क्योंकि आप कार्बन इमिशन कर रहे हैं, चूंकि आपके पास पैसा कम है, आप लो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो आप फॉसल फ्यूल का यूज़ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कार्बन का यूज़ कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर आपके जिस एरिया में आप हो वहाँ पे इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री चले इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड अच्छे से नहीं किया जाता है, तो सेवरल रीजन्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप कोल एनर्जी का यूज़ कर रहे हो या पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमी तो जनरेट कर रहे हो, डेवलपमेंट ला रहे हो, लेकिन आप ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट कर रहे हो। तो ये हमें इकोनॉमी के लिए एटलीस्ट जो है इसे कम करना है। इसकी जो इंटेंसिटी है काफ़ी तीव्र है। आज के डेट में आप देखिए, अगर आप होटल खोलते हैं तो आप होटल खोलते हैं तो आप गैस का यूज़ कर रहे हैं, आप गैस का यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे ढाबा पे जाओ तो देखो वो क्या गैस का यूज़ कर रहे हैं, रादर वो जो है कोल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी तो जनरेट हो रही है, लेकिन ये किस कॉस्ट पे हो रहा है, हमारे जो है इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे हो रहा है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ भी है। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ पहले रखेंगे एंड बाद में लैक ऑफ अवेयरनेस रखेंगे। समटाइम्स इट हैपन कि हमें सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू यूज़ इट, राइट? एंड उसके बाद हमें नेट जीरो इमिशन 2070 अचीव करना है। ये तो हमारा अल्टीमेट है ही, ये 5 गोल का लास्ट गोल हमारा एम ही है एक्चुअली में। तो ये हमारा पंचामृत है, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आज पंचामृत के बारे में पढ़ा, पंचामृत में क्या टारगेट्स हैं, पॉइंट वाइज इसको हमने नोटिस किया है। और पंचामृत हमारा आता क्यों है, क्योंकि हमारे पास मिशन 2070 है, जिसमें हमें ग्रीन न्यू डील करना है, नेट जीरो इंडिया करना है। और इसमें हमें हेल्प कौन कर रहा है, इसमें हमें हेल्प कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट? ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में डिटेल से आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कहीं पे मैं जो है डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। एंड उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे राजस्थान के बारे में। हमने जाना कि राजस्थान एक ऐसा भारत का राज्य बन चुका है जहाँ सोलर एनर्जी 10 गीगावाट से क्रॉस कर चुकी है, और कितनी है, 32.5 गीगावाट, राइट? उसके बाद हमने जो है जाना है कि जो हमारा SDG 7 है वो क्या है। SDG 7 वर्ल्ड को कब अचीव करना है, तो 2070 अचीव करना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी वॉलंटरी कार्यक्रम है, कैसे डील करेंगे इसे हमने डिस्कस किया है डिटेल से। व्हाट क्या है, हु क्या है और हाउ क्या है, इसे हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमारे 2025 तक वर्ल्ड के क्या है, कुछ माइलस्टोन है। अब इस माइलस्टोन में हमें क्या क्या फैसिलिटीज करनी है, किस चीज़ पे काम करना है, ये हल्का सा हमें रिवाइज कर लेना है। वन टाइम से आप इसे देख लीजिएगा। इससे क्या जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, हाँ क्रिएट हो रही है, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ों को देख लेना है एक बार। और ये हम क्यों पढ़ रहे थे, ये जो हमारा माइलस्टोन है, व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस माइलस्टोन 25 का, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसके पीछे रीजंस है कि यूएन का जो प्रोग्राम है, यूएन एनर्जी, वो जो है व्हाट इज़ दैट, ये एक इंटर नेशनल लेवल की एक कोलैबोरेशन सेटअप की जा रही है, जिसमें हमें SDG 7 को अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। तो बस ये रहा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने करंट के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट के साथ साथ इन्वायरमेंट के रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।